हेलो डियर बच्चों, तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के पास क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैंने कहा था बहुत जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक इस यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ SE रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स पता है, हैलोजन रहेगा, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड होगा। SE का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रीतिश एकेडमी बिल्कुल एक नया एजुकेशनल चैनल है केमिस्ट्री से रिलेटेड। आने वाले कुछ दिनों में कोडिंग पे भी वीडियोस आएगा। ठीक है, तो प्रीतिश एकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, वायरल करना है दोस्तों में, और वीडियो को बहुत सारा व्यूज़ भी मिलना चाहिए और बहुत सारा लाइक्स भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो हेलोअरीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, मतलब मेन रिएक्शन होता है हेलोअरीन का। क्यों मेन रिएक्शन होता है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हेलोअरीन्स में पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो कैसे होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट? हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, जनरली 12th के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ये वीडियो फोकस्ड है। तो 12th से रिलेटेड जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें जनरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब बनाने नहीं आता है, कम ही चांसेस होता है। फिर भी इसको समझाने के लिए ये ड्रॉ करके मैं एक बार समझा देता हूँ। तो प्लस आर इफेक्ट कैसे होता है? जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन का बेंजीन की तरफ आता है तो क्या होगा उससे कि ये इधर आएगा, तो रिपल्शन से पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका इधर आ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस को मेसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। ये इधर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, और इस पर प्लस आ जाएगा। ये जो लोन पेयर्स है उसको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ये इधर आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ये ऐसे ही रहेगा। फिर जैसे ये इधर घूम जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये इधर आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बेंजीन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरे सरफेस पे इस तरह से डीलोकलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, एक जगह पे फोकस्ड नहीं रहता है, एक जगह पे चार्ज लोकलाइज्ड नहीं रहता है। तो क्या होगा, ये इधर आया तो डबल बॉन्ड इधर, ये इधर गया तो यहाँ पे नेगेटिव, और बाकी तो सब वैसे ही है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिर लिखते हैं। फिर ये इधर, फिर ये रिपेल हो गया इधर, तो इस तरह से क्या होगा, फिर एक और हम लोग बना सकते हैं इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। चांसेस कम है आने का, बट फिर भी प्रैक्टिस कर लेने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर, फिर रिपेल होकर के ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि हेलोअरीन्स में इस तरह से यहाँ पे हो गया, है ना। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 5। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ पे अलग है। कई बार बच्चे समझते हैं सेम है, सेम बिल्कुल नहीं है। तो क्या कहना है कि यहाँ पे हेलोअरीन्स में प्लस आर इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसके चलते क्या होगा, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन में? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, है ना। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है ऑर्थो मेटा पारा पे, तो एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। बेंजीन में कोई भी पोजीशन ऑर्थो पारा मेटा नहीं है। ठीक है, सारे इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। लेकिन जब बेंजीन में कोई चीज़ लग जाता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं इसी को ऑर्थो, इसी को मेटा, इसी को पारा कहते हैं। ऐसा नहीं होता। बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? सपोज कि कोई चीज़ जेड लगा हुआ है यहाँ पे, मान लेते हैं। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे जस्ट बगल वाला, जैसे ये ऑर्थो पोजिशन है, उसके बाद वाला मेटा पोजिशन होता है। ओके, और जस्ट इसके ऑपोजिट वाला पारा पोजिशन होता है। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि यही पोजीशन ऑर्थो मेटा पारा कहलाएगा। ओके, अब जैसे बेंजीन, अब मान लेते हैं कि जेड यहाँ पे कुछ लगा हुआ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बेंजीन के साथ, तो ये ऑर्थो होगा बगल वाला, उसके बाद वाला मेटा होगा। ठीक है, और इसके बाद वाला यहाँ पे पारा होगा।
क्योंकि एग्ज़ाम में जब रिएक्शन लिखना होता है ना तो कई बार बच्चे गलत पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं इन चीज़ों को, इसलिए तो इस चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल एकदम से ध्यान में रखना है। ओके, चलिए तो एक चीज़ समझते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हेलो एल्केन का मेन रिएक्शन है, जबकि हेलो अरीन्स का मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जब कोई हेलो अरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वैसा अटैकिंग रिएजेंट जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अब जब इस तरह से रिएक्शन होना है, ओके, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेंजीन से हाइड्रोजन हटेगा, H+ हटेगा और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। बट कहाँ पे अटैक करेगा वो हम यहाँ से समझते हैं। क्या देख रहा था हम लोग यहाँ पे, जो देख रहे थे वो क्या था कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पारा पे और ऑर्थो पे, ये ऑर्थो चाहिए, ये ऑर्थो एक ही बात है, तो ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, इसलिए क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है वो ऑर्थो पे और पारा पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ हमेशा आता रहे, हमेशा यूज़ में आएगा आपके। तो हेलो अरीन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो इसलिए क्या होगा, एक प्रोडक्ट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक प्रोडक्ट हम लोग को क्या होगा, मिलेगा पारा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इसमें और इस कंपाउंड में देखने से ही पता चल रहा है ना, जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। ज़्यादा सिमेट्रिकल चीज़ ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ऑलमोस्ट ये 80% बनेगा तो ये 20% बनेगा, और इसलिए चूँकि ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, प्रोडक्ट लिखना है मगर मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो सिर्फ पारा वाला लिखेंगे, ऑर्थो वाला नहीं लिखेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़, ये तो एक मैकेनिज्म का पार्ट हुआ, है ना, कि क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट होने से क्या होता है कि बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना। लेकिन हम लोग बाद में बात करेंगे कि हैलोजन जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी रोल प्ले करता है ना। बट यहाँ पे हम लोग अभी क्या समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा, तो क्योंकि उसको यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो ऑर्थो और पारा पे ही जा करके अटैक करेगा और पारा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये उसके बारे में है ना। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात कर लें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, उसमें जो मेन है वो है हैलोजनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है कुछ तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर एग्जाम्पल्स देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स, तो क्या होगा एग्जाम्पल्स, उसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, पहला है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन किसका, हेलो अरीन का। हम लोग उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, हेलो अरीन्स के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कोई हेलो अरीन है, ओके, मैं एक जनरल वे में बता दे रहा हूँ, बेंजीन कोई एक हेलो अरीन ले लेते हैं, जैसे कोई X लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ओके, कोई हैलोजन ले लेते हैं, दूसरा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो हैलोजन से रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट ले लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस Al, जो यहाँ हैलोजन लेते हैं वो यहाँ पे भी ले लेते हैं, एल्युमिनियम हैलाइड। ओके, तो क्या होगा, और यहाँ पे एक्चुअली इसका मैकेनिज्म है जो क्लास 11th में पढ़ना था। ये पहले इससे रिएक्शन करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर जा करके इस पर अटैक करता है। तो शॉर्ट में अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, तो जो भी X यहाँ पे लगा रहेगा वो तो है ही,
अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल जैसे है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे जाके अटैक करेगा, तो एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से। और पारा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस X के साथ HX डैश बना देता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि HI चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो यहाँ पे प्रेफरेबली आयोडीन हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आयोडीन लेंगे तो फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन डाल देते हैं, कैटलिस्ट यहाँ पे एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ AlBr3 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक Br यहाँ लगाना है, एक Br यहाँ लगाना है, बस। क्यों? क्योंकि हैलोजन जो बेंजीन से लगा हुआ है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए इस तरह से हो गया, सिंपल। एक ब्रोमीन यहाँ लगाना है, एक ब्रोमीन यहाँ लगाना, बैलेंस नहीं करते ना ऑर्गेनिक रिएक्शन को। यहाँ पे एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्शन करेगा, यानी टोटल 4 एटम्स हो गए। तो 2 यहाँ पे हैं और 2 HBr बाहर निकलेगा, मगर वो साइड प्रोडक्ट लिखते नहीं हैं जल्दी और बैलेंस नहीं करते हैं, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ हैलोजिनेशन। अगर हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन यानी कि बेंजीन का H हटेगा और NO2 नाइट्रो ग्रुप जाकर के लगेगा, तो उसको नाइट्रेशन कहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पे कोई हेलोएरिन है, चूँकि उसी का करवा रहे हैं हम लोग, हेलोएरिन ले लिए। नाइट्रेशन करवाने का क्या मतलब होता है कि हम उसको कॉन्क नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का, इसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। तो जब ये क्या होता है यहाँ पे कि ये पहले इससे रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद चूँकि मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। शॉर्ट में अगर समझ लें तो ये इससे पहले रिएक्शन करता है, NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर जा करके अटैक करता है। तो कहाँ अटैक करेगा? बस चूँकि हेलोरिन कर रहे हैं, हेलोजन एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, इसलिए याद क्या रखना है, ऑर्थो पे और पारा पे, बस इन्हीं 2 जगहों पे जा करके आपको अटैक करवा देना है। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, बहुत सिंपल। यहाँ पे क्लोरीन रह सकता है, ब्रोमीन रह सकता है, बस यही तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट नाइट्रेशन। अब एक तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड दैट इज सल्फोनेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान। ये सब जो है ना, थोड़ा सा बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैटर्न को दिमाग में रखना है और कुछ नहीं होगा। अभी जो है आपके पास लगभग में 2 महीना बचा हुआ है, आराम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आराम से 90+ स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, सल्फोनेशन। ये भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सल्फोनेशन तो जैसे कैसे करवाते हैं, एक हेलोरिन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ले लिया। जैसे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। जनरली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बोर्ड एग्जाम्स में यही आता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लोग रिएक्शन करवा देंगे किससे, कॉन्क H2SO4 से, सिंपल। तो क्या होता है, बहुत इजी, क्या करना है, एक H हटेगा, जैसे ऑर्थो से या पारा से H हटा देना है और क्या लगा देना है, सल्फोनिक ग्रुप लगा देना है। सल्फोनिक ग्रुप किसको कहते हैं, SO3H को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्लियर? तो ऐसे देखिए, क्लोरोबेंजीन था ही, ऑर्थो से लगा देना है SO3H और एक पारा पे लगा देना है, हो गया। ऑर्थो और पारा का ही तो खेला है हेलोरिन में, और क्या है, चूँकि हेलोरिन में हेलोजन तो रहेगा ही, और हेलोजन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मैंने रेजोनेंस से भी बताया था, तो वहाँ पे आप देख लेंगे फिर से वीडियो को बैक करके, और वहाँ पॉज करके भी देख लेंगे। ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पारा पे ही जाएगा। इसलिए हेलोरिन का जब भी रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग है, वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे और पारा पे जाएगा, ठीक है। इसका अगर नाम मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ, क्या होगा, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1, ये 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या होगा, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ ब्रोमीन रहेगा तो बस वहाँ ब्रोमीन लगा रहने देना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? ओके। अब एक और हम लोग देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो बच्चों, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, और एक फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या फिर इसको हम लोग एसिटाइलेशन भी कह देते हैं, है ना। तो नाम से ही लग रहा है साफ साफ। जैसे बाकी में था हेलोजनेशन, H हट के हेलोजन लगा, नाइट्रेशन H हट के नाइट्रो ग्रुप लगा, सल्फोनेशन H हट के सल्फोनिक ग्रुप लगा, वैसे ही H हट करके क्या लगेगा, एल्काइल ग्रुप लगेगा। नाम से ही तो क्लियर है, तो एल्काइल लगेगा तो एल्काइलेशन। अगर H हट करके एसाइल ग्रुप लगेगा सपोज, या उसी को एसिटाइल भी कहते हैं, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहेंगे अगर एल्काइल हटा। अगर एसाइल ग्रुप लग रहा है आकर के तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे। एल्काइल लग रहा है तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लग रहा है तो एसाइलेशन, और क्या। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्काइलेशन का, ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत इजी है। तो एक हेलोरिन ले लेते हैं, सिंपल। अच्छा, मैं बार बार यहीं पे दे रहा हूँ तो ये नहीं समझना कि वहीं पे हमेशा रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एल्काइलेशन कराने के लिए क्या याद रखना है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, है ना, और कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ये इससे जाकर रिएक्शन पहले करता है, इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल, इस केस में मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा, कहाँ करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो अगर मैंने इसको यहाँ लिखा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ठीक इसके ऑपोजिट ये पारा है, सिंपल। तो कहाँ लगाना है, ऑर्थो और पारा पे क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा, CH3+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक H और एक Cl बाहर, मिथाइल यहाँ लगा देना है, यहाँ से एक H और Cl बाहर, मिथाइल यहाँ लगा देना है। चूँकि इसको तो बैलेंस करना नहीं है हम लोगों को, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके। कहीं पे भी आप लिख के कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक मिथाइल यहाँ लग जाएगा और एक मिथाइल यहाँ लग जाएगा, यही बात हुआ ना, ऑर्थो पे और पारा पे। क्लियर? तो ये ऑर्थो और ये पारा, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट पारा वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस तरह से कराना है। एक दूसरा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जैसे एक सपोज कि मैं ले लेता हूँ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन कहीं भी हो सकता था, सिंपल। एसिटाइल या एसाइल इसको बोला जाता है। CH3CO ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये इसको एसिटाइल या एसाइल कहते हैं या एसिटाइल कहते हैं। तो हम एसिटाइल क्लोराइड ले लिए, एसिटाइल ब्रोमाइड भी ले सकते थे, और सिंपल यही कैटलिस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो से एक H और एक Cl बाहर, और ये वाला पार्ट यहाँ लग जाएगा। एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ अगर इसको लगाना है तो सीधा CH3 और CO लिख देते हैं, तो वो बॉन्डिंग का गलत पैटर्न हो गया ना। बॉन्ड इधर से टूट रहा है तो इधर ही वाला कार्बन से लगेगा, ठीक है, नहीं तो बॉन्डिंग गड़बड़ हो जाएगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे ब्रोमीन है और CO की तरफ से, इस तरफ से, इधर से तोड़ा ना बॉन्ड हम लोगों ने, तो इधर से लगेगा, ठीक है ये। और जैसे यहाँ पे COCH3 लगाए ऑर्थो पे, तो एक कहाँ लगा देना है, पारा पे, हो गया। ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो होपफुली बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये जो कुछ एग्जांपल्स था, ये हमेशा आता है, कई बार रिएक्शंस लिखने के लिए आता है, कई बार प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट का पार्ट रहेगा लिखा हुआ, आपको प्रोडक्ट लिखना होता है। तो बच्चे वहाँ पे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं और पोजीशंस देने में गलत कर देते हैं, और कई बार मेटा पे भी लिख देते हैं। तो होपफुली वो डाउट आप लोग के दिमाग में अब नहीं रहेगा, और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें इस पोर्शन से कोई एग्जाम्पल रहेगा तो आप ज़रूर उसको सही सही लिखेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। कमेंट सेक्शन में कोई और डाउट वाला टॉपिक हो उसको आप ज़रूर मुझे कमेंट में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत भरपूर प्यार दीजिए। थैंक यू।